Hello everyone, myself Shivam Agarwal. So today we are going to talk about geography. ठीक है, तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट की हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले किसी चीज को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ता है ब्रॉडरली कि वो सब्जेक्ट व्हाट इट इज ऑल अबाउट. ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हेन वी आर रीडिंग समथिंग व्हाई वी आर रीडिंग दैट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो जियोग्राफी. ठीक है, एज द वर्ड सजेस्ट, जियो एंड ग्राफी. ठीक है, एक ग्रीक स्कॉलर हुए थे इरास्टोथेनिस. ही इज सेड टू बी फादर ऑफ जियोग्राफी. ही कॉइंड द टर्म, ही फर्स्ट यूज द टर्म जियोग्राफी, विच मीन्स जियो मतलब अर्थ एंड ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन. सो बेसिकली दिस मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसका डिस्क्रिप्शन. ठीक है, ज्योग्राफी इज अ वेरी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट. मतलब जैसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस. ज्योग्राफी जो है इट इज वेरी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट या डिसिप्लिन. ठीक है, विल सी हाउ इट इज इंटीग्रेटेड. ओके, okay, so the word geography was first used by the Eratosthenes. G means earth and graphy means description. ठीक है, so it is an integrated discipline. Okay, it talks about landscapes. ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं पहाड़ों की, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स. फिर ये तो हम लोग ज्योग्राफी को समझते हैं सिर्फ फिजिकल सेंस में कि भाई जैसे हम लोग बचपन में क्या परसेप्शन होता है, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हवा, प्रेशर बेल्ट्स. ओके, बट ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट दिस. ज्योग्राफी इज ऑल्सो अबाउट ह्यूमन स्टडीज. ओके, मैन नेचर रिलेशनशिप्स, हाउ ह्यूमन इज कनेक्टेड विद द इन्वायरमेंट. ओके, बिकॉज देखो अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग ज्योग्राफी फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, मतलब ह्यूमन पर्सपेक्टिव. हम लोग ना तो चूहे के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ना एलिफेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं. सो हाउ वी सी दिस environment, how we are fitting into this environment. So this is all about man nature relationship. If I have to say, it is all about man nature relationship. It's a two-way relationship. Okay, we are also changing the landscapes and landscapes are also changing us. So इसी कॉन्सेप्ट को बाद में थोड़ा डिटेल में अगर देखेंगे तो वो होता है पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म टॉक्स अबाउट एवरीथिंग इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द नेचर. ठीक है, जैसे जो नेचर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एलुवियल सॉइल है तो वहां पे भाई खेती हो सकती है, तो नेचर ने बताया. अगर कहीं पे सूखा है, मतलब ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं, तो वहां पे डेयरी सेक्टर हो सकता है या कोई और सेक्टर हो सकता है, बट नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. ठीक है, तो नेचर डिटरमाइन कर रहा है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ह्यूमन हैबिटेशंस. ठीक है, पहाड़ों में जिस तरीके के घर मिलेंगे आपको, वैसे प्लेन्स में नहीं मिलेंगे, वो अलग मिलेंगे. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेशंस. सो नेचर इज डिटरमाइनिंग ह्यूमंस. While possibilism, there is a counter viewpoint, okay, which was given by a French geographer Vidal de la Blache. It talks about possibilism, that humans have a free will. In this whole nature, we have a free will to change according to ourselves. Like you see in the northwestern part of our India or subcontinent, there is a drought-like condition. सूखा है पंजाब हरियाणा वाले एरिया में, but that area grows lot of rice, which requires lot of water. Why? Because we humans have started this irrigation facilities, canal irrigation, sprinkler irrigation. Okay, तो irrigation ये man ने एक possibility ढूंढ ली नेचर में. ठीक है, ओके, सो दिस इज देयर. एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं ज्योग्राफी के, रिचर्ड हार्टशॉन. He gave the concept of areal differentiation. Okay, but we don't have to go into that अभी. He talked about geography के बारे में बहुत beautiful definition दी. It is a rational description
ओके, इट इज अ रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस. ठीक है, मतलब ये क्या है, इफ यू सी, इफ आई कैन शो यू, ही सेड दैट ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इट्स ऑल अबाउट रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस. देखो एक एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे. रैशनल डिस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट, ये एक सब्जेक्टिव साइंस नहीं है, इसमें थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी भी है. ओके, इट इज अ साइंस. ओके, तो इट इज अ रैशनल डिस्क्रिप्शन. वी आर डिस्क्राइबिंग सपोज रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट्स अ रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस, बिकॉज अर्थ सरफेस का जो कैरेक्टर है दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. वी माइट नॉट बी एबल टू सी दैट चेंज बिकॉज इट इज दिस चेंज ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ वेरी, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल. जैसे कि अब हिमालयस की हाइट इंक्रीज हो रही है. ओके, पहले हम लोग पढ़ते थे बचपन में 8.48 मीटर्स, इजंट इट, बट नाउ न्यू स्टडीज आर टॉकिंग अबाउट 50 मीटर्स. ठीक है, अराउंड. ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स आर गोइंग ऑन. तो जो सरफेस है वो वेरिएबल कैरेक्टर शो कर रही है. जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी टॉक्स अबाउट कि जो अटलांटिक ओशन है आपका, दैट इज एक्सपेंडिंग. ओके, प्लेट्स आर मूविंग अवे, वाइल पैसिफिक ओशन जो है दैट इज स्क्वीजिंग. बिकॉज यही होगा ना अल्टीमेटली, अगर बिकॉज अर्थ का एरिया तो कांस्टेंट है, सरफेस एरिया, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी. ओके, सो इट्स वी आर स्टडीइंग द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस. ओके, ओके, ज्योग्राफी क्या है, देखो जैसे कि ओके, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट स्पेशल इंटीग्रेशन. स्पेशल नॉट स्पेशल वाला स्पेशल, स्पेशियल मतलब स्पेस. ओके, इट इज ऑल अबाउट स्पेशियल साइंस, मतलब थिंग्स, हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड इन स्पेस. ठीक है, जैसे कि जो भी स्पेस है, जो धरती है, जो स्पेस है, इसमें कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं रिवर्स हैं. ओके, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज आर लोकेटेड एट डिफरेंट स्पेस. ओके, स्पेस में कैसे थिंग्स अरेंज्ड हैं, दैट इज स्पेशल इंटीग्रेशन, स्पेशल साइंस. ओके, वाइल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टेम्पोरल साइंस. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टेम्पोरल साइंस. टेम्पोरल मतलब टाइम. जैसे कल जो हुआ वो हिस्ट्री बन चुकी है, पास्ट हो गया है, इजंट इट. जो 10 साल पहले या 100 साल पहले था वो पास्ट है. तो वी आर रीडिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन टाइम स्केल. ठीक है, कल जो होने वाला है वो हमें नहीं पता अभी, दैट इज नॉट हिस्ट्री, बट जो घटित हो चुका है दैट इज हिस्ट्री. तो टाइम में हम जो चीजें देख रहे हैं वो हिस्ट्री है, एंड जो स्पेस में हम चीजें देख रहे हैं दैट इज ज्योग्राफी. इसीलिए इमैनुअल कांट ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री फिल्स अप आवर सेंस ऑफ रैशनैलिटी. मतलब जो हम सोचते हैं चीजों को, वो कहीं ना कहीं स्पेस और टाइम में ही सोच रहे हैं. मतलब सपोज यू आर थिंकिंग ऑफ फ्यूचर और पास्ट, आप देखो अभी कोई चिंता कर रहे हो या कुछ करो तो टाइम में हो, या स्पेस में लेके चीजें सोच रहे हो कुछ कि यहाँ जाएंगे, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा. तो अल्टीमेटली वी आर ऑल बाउंडेड बाय दिस एक्सिस, वी कैन से स्पेस टाइम एक्सिस. ठीक है. अच्छा, एंड ऑल्सो ज्योग्राफी इज अ वेरी डायनेमिक सिस्टम. अगेन आई हैव सेड ज्योग्राफी इज नॉट फिक्स्ड, ज्योग्राफी कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज दिस अर्थ इज नॉट स्टैटिक. ओके, मतलब जो आज जहां पे हो सकता है कि डेजर्ट्स हैं, है ना, यू वोंट बिलीव देयर माइट बी अ टाइम जब वहां पे फ्लडिंग, बहुत बड़े ओशंस होते थे. इनफैक्ट जो हमारा राजस्थान, जो थार एरिया, जो थार हमारा डेजर्ट है, देयर वाज अ टाइम दैट इट वाज इट वाज बीनीथ सी सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा था. ठीक है, तो इट्स अ डायनेमिक सिस्टम. ओके, अंडरस्टैंड these words, these are very important. Once you understand what subject is all about, it is very important, it is very easy to grasp the nitty-gritties of nuances of that subject. ठीक है, ये चीजें अभी नहीं समझ में आती कि अभी लगता है कि यार डायरेक्टली बताओ कि आप प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, क्या होती है. We'll come to all those things, but first understand what this subject is all about. So it is a dynamic system where different elements influence and interact with each other. सपोज करो एक रूम है, ये क्लोज सिस्टम है, लेट्स से, ऑल्दो देयर इज नथिंग कॉल्ड क्लोज सिस्टम. पूरी दुनिया में सब ओपन सिस्टम ही है, कहीं ना कहीं से मास और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है. सो दिस इज लेट्स से अ सिस्टम, अ रूम. तो कहीं पे मान लो आपका कंप्यूटर है, फोन है, कुछ आपकी जो भी चीजें, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ओके, दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर.
दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी. कैसे चीजें स्पेस में अरेंज्ड है, कैसे वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं. ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड ज्योग्राफी थ्रू दिस. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग. ओके, जैसे कि मैं बार बार आई एम यूजिंग द वर्ड दैट ज्योग्राफी इज अ इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन. ओके, व्हाट डज दिस मीन कि ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटेड साइंस है. ठीक है, तो नाउ आई विल शो यू कि दैट हाउ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन, हाउ दीज हैव बीन इंटीग्रेटेड एंड मेड इट एज अ ज्योग्राफी. देखो, ज्योग्राफी जब शुरुआत हुई थी, इट वाज नॉट इन इटसेल्फ अ सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ हम एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ रहे हैं, लेट्स से प्लैनेट्स एंड ऑल, कुछ हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ हम लोग ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, बट सबका थोड़ा 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 लेके वी मेड अ सब्जेक्ट कॉल्ड ज्योग्राफी. स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, स्टडी ऑफ अवर सराउंडिंग, स्टडी ऑफ दिस लैंडस्केप. ओके, सो okay, if I'll say geography, okay, how it is a integrated discipline, integrated science or discipline. Okay, so in geography we start by reading geomorphology, isn't it? जियोमॉर्फोलॉजी मतलब जो भी हम फिजिकल लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, जो भी पढ़ते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर जियोमॉर्फोलॉजी. सो इट इज बेसिकली या स्टडी ऑफ रॉक्स, जो भी पढ़ते हैं. तो इट लेड टू द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी. ठीक है, जियोलॉजी एक अपने आप में एक डिसिप्लिन है. देन वी रीड अबाउट क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं विंड्स के बारे में, जेट स्ट्रीम्स के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, ठीक है, मॉनसून के बारे में. सो ऑल दैट थिंग फॉल्स अंडर क्लाइमेटोलॉजी. सो दिस लेड टू द डिसिप्लिन ऑफ मेटीरियोलॉजी. ठीक है, ओके. वी ऑल्सो रीड अबाउट सॉइल ज्योग्राफी. ठीक है, तो एक डिसिप्लिन होता है, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी. पेड माने सॉइल, पेडोलॉजी. ठीक है, ओके. सो और सोचो आप, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल इन ज्योग्राफी वी रीड कल्चरल ज्योग्राफी, isn't it? We talk about tribes, okay? We talk about human populations, habitations, population primates. ये सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे. डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, ओके. देयर इज अ गुहाज क्लासिफिकेशन व्हिच टॉक्स अबाउट 6 रेसेस जो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आई, जैसे द्रविडियंस, आर्यंस, कॉस्क्वाइट्स, मंगोलॉइड्स. ओके, सो कल्चरल, दिस लेड टू एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, अल्टीमेटली एंथ्रोपोलॉजी इज व्हाट? स्टडी ऑफ ह्यूमंस. एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमंस. तो हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड, हाउ दी वी होमो सैपियंस हैव इवॉल्व्ड, वो ट्राइबल सोसाइटीज कैसे फंक्शन कर रही है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी कैसी है, तो इन सबको पढ़ते हैं हम लोग उसमें. ठीक है, वी read about economic geography. This led to the discipline of economics. देखो, ज्योग्राफी में हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं. वी रीड अबाउट रिसोर्सेज कि जैसे पेट्रोलियम, कोल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ओके, दैट अल्टीमेटली लीड टू इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स ए स्टडी ऑफ स्कैरसिटी. अगर मान लो सब कुछ अबंडेंस में है, सब कुछ अबंडेंस में है, तो व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक्स? मतलब सारे रिसोर्सेज अनगिनत हैं, इनफाइनाइट हैं. वी नीड इकोनॉमिक्स टू ऑप्टिमाइज दैट रिसोर्सेज. ओके, दिस इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. सो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ज्योग्राफी लेड टू इकोनॉमिक्स. ठीक है, देन वी ऑल्सो रीड अबाउट ओशनोग्राफी, इजंट इट? हम लोग समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, वेव्स, टाइड्स, ओशन करेंट्स. ठीक है, सी बेड, है ना. ओशनोग्राफी के बारे में वी रीड अबाउट इन दिस ज्योग्राफी. सो दिस लेड टू द डिसिप्लिन ऑफ हाइड्रोलॉजी. ठीक है, हाइड्रोलॉजी एक डिसिप्लिन है, सेपरेट डिसिप्लिन है. इन दिस वी स्टडी अबाउट द साइंस ऑफ ओशंस. ठीक है,
देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी. दिस लेड टू द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफिक साइंसेज. ठीक है, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, और वी रीड अबाउट इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी. यस, and this led to environmental sciences. ठीक है, और भी चीजें इसमें आप जैसे इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल ज्योग्राफी. आपको पता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो PSIR एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज वेरी मच लिंक्ड विद ज्योग्राफी. जैसे हम लोग वी ऑफनली यूज अ टर्म जियो पॉलिटिक्स. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स. तो जियो पॉलिटिक्स देखो, इट इज ऑल लिंक्ड विद ज्योग्राफी. देखो, आज अमेरिका बहुत सुपर पावर है. व्हाई इट इज सुपर पावर? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इट्स ज्योग्राफी, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स. तो एक वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस पर ना कोई अटैक कर सकता, उनकी नेवल सुपरियोरिटी है. ठीक है, वाई रशिया वॉज पावरफुल, स्टिल टुडे इट इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, बिकॉज वो एक फोर्ट्रेस टाइप का एरिया है. जो साइबेरियन प्लेटो है वो एक फोर्ट्रेस टाइप का एरिया है, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी एंड ऑल. सो जियो पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, सो दिस लेड टू PSIR और स्पेशली IR. वी टॉक अबाउट हार्टलैंड थ्योरीज, रिमलैंड थ्योरीज. देखो, आपने देखा है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो रिसोर्सफुल कंट्रीज है, वहां पे बहुत कन्फ्लिक्ट रहता है. अल्टीमेटली ज्योग्राफी की वजह से ही तो है ना, बिकॉज ज्योग्राफी इज लिंक्ड. ओके, देन वी ऑल्सो रीड अबाउट दिस थॉट्स in geography या perspectives in geography. there is a topic. okay, so that led to philosophy. जैसा कि मैंने भी बताया था when we were discussing man nature relationships, तो possibilism, determinism, dualism, non dualism, ठीक है, द्वैत अद्वैत. ठीक है ना, कि हम लोग duality में रहते हैं. ठीक है, रात दिन, अच्छा बुरा, we bipoles पे रहते हैं. ठीक है, so this led to the subject of philosophy. So you can see that geography is integrated subject. क्या आपको दिख रहा है? Can you see this geography? It's a integrated subject. कहीं जियोमॉर्फोलॉजी है तो जियोलॉजी चल रहा है, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, सॉइल पढ़ रहे हैं, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. इनफैक्ट देयर आर ऑल रीजनल सेटलमेंट एंड प्लानिंग हम लोग पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन पढ़ते हैं. ओके, सो इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स जिनको मिला के, जिनके थोड़े थोड़े पार्ट्स को मिला के ज्योग्राफी बनाए. इसीलिए द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, जिसको ज्योग्राफी पे पूरी कमांड है ना, उसको बहुत सारी चीजों की समझ है. आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम टीचिंग ज्योग्राफी, इट इज यू कैन सी थ्रू दिस ओनली. ठीक है, इनफैक्ट सोशियोलॉजी ऑल्सो, जो सोसाइटी के बारे में, ओके, कल्चरल सेटिंग, सोसाइटी, ट्राइब्स, दैट ऑल्सो लिंक टू सोशियोलॉजी. आप किसी भी ज्योग्राफी स्टूडेंट से पूछ लेना, उसने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी होंगी जो हर सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी. आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट सब्जेक्ट वही होगा, बट उसका एसेंस, उसकी झलक ज्योग्राफी में है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट. ओके, अच्छा, अब आपको, अब चूंकि एक बिग पिक्चर समझ में आई, तो आपको समझ में आएगा कि भाई जैसे लेट्स मूव टू न्यू पेज. One second. Yes. So you'll understand that कहीं की soil, agriculture, rocks. Let's start from beginning. जैसे आपने अर्थ पढ़ा, अर्थ का इंटीरियर पढ़ा, इससे क्या निकला? लावा निकला. ठीक है, मोल्टन लावा निकला, दैट सॉलिडिफाइड इनटू रॉक्स.
इससे पहले मैग्मा होता है, मतलब एक स्टेज मैग्मा की होती है विच इज वेरी इंटेंसली हीटेड लावा, फिर वो लावा जो होता है जो बाहर आ जाता है वो लावा है, फिर वो कूल डाउन होता है दैट बिकम्स रॉक्स, रॉक्स गेट वेदर्ड, वेदरिंग होगी उस पर, बड़े बड़े बाउल्डर्स होंगे, दे गेट डिसइंटीग्रेटेड थ्रू इरोडिंग एजेंट्स, डिफरेंट फोर्सेस की वजह से वो इरोड होंगे, एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जब सॉइल बन जाएगी देन वी लेट दैट लेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, एंड दैट लेड टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी ऑफ दैट जगह, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन, द इंटरकनेक्टेड थिंग्स, कि ज्योग्राफी वहां की कैसे कनेक्टेड, ज्योग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, सब चीजों को। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स। इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स, अब देखो इफ यू सी द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स, ओके, आई होप इंडिया लग रहा होगा ये। ठीक है, इफ यू सी दीज आर व्हाट इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स। ओके, ये सब पूरा यहां तक पूरा इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स है। ठीक है, पूरा बे ऑफ बंगाल तक, स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तराखंड एंड ऑल, मतलब जैसी सहारनपुर बिजनौर से लेकर के पूरा दिस बे ऑफ बंगाल तक, दिस ऑल इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स। नाउ इफ यू सी द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स की सोसाइटी, इकोनॉमी, डेमोग्राफी, वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू दिस थिंग। ठीक है, कैसे, लेट्स सी, जैसे देखो अब ऊपर है हिमालयाज। ठीक है, हाउ हिमालयाज आर फॉर्म, हिमालयाज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द सी कोलिजन ऑफ व्हाट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में। इट टॉक्स अबाउट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का जब कोलिजन होता है तो क्या बनता है, एक किसका किसका हुआ, यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। ये यहां पे सब हिमालयाज हैं सब ये। ठीक है, ओके, सो जो हिमालयन, ये सब हिमालयाज हैं, ये ट्रांस हिमालयाज हैं यहाँ पे, काराकोरम रेंजेस। ठीक है, तो ये जब हिमालयाज बन गए, नाउ अब जब बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ये सब ओशियंस है, ये सब इवापोरेशन हो रहा है, दे टेक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब बारिश हो रही है, इरोजन हो रहा है, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इरोडिंग एजेंट, वाटर एंड विंड। ठीक है, तो जब वाटर की स्ट्रीम्स उसको एक तरीके से कुरेदना शुरू कर रही हैं माउंटेन्स को। ठीक है, सो इट इज लीडिंग टू व्हाट, जैसे वो पेड़ की छाल उतरती है ना, इस तरीके से जो बाउल्डर्स हैं, जो रॉक्स हैं, दे स्टार्टेड ब्रेकिंग, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बाउल्डर्स टूटना शुरू हो जाएंगे। सो दैट डेब्री, उसको क्या बोलते हैं, डेब्री, मलबा। तो वो जो डेब्रिस हैं, जो डेब्रिस है, दैट गेट एक्यूमुलेटेड नियर द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स, देन दैट गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर। ओके, जो रिवर्स हैं, they take that streams take those big boulders away from the foothills, and that get disintegrated through the eroding agent, pressure से, wind से, पानी से, वो छोटे छोटे बाउल्डर्स में टूटेंगे, देन वो मिट्टी बनते जाएंगे। तो अल्टीमेटली यू कैन सी दैट जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स है, जो उसमें एलुवियल सॉइल है, दैट इज ऑल फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द हिमालयन रॉक्स जो वहां से डिसइंटीग्रेट होके आ रहे हैं। ओके, सो अल्टीमेटली क्या हुआ, रॉक्स दैट लेड टू soil. Now the soil is due to the, जो soil होगी वो पेरेंट रॉक का कैरेक्टर लेके आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, जैसे ब्लैक सॉइल इज बिकॉज ऑफ बसाल्टिक रॉक्स, पेरेंट रॉक उसका बसाल्टिक है, तो वो उसको भी देखेंगे अभी हम। ठीक है, सो जो सॉइल है दैट इज एलुवियल सॉइल विच इज गुड इन फर्टिलिटी। ठीक है, नाउ अब चूंकि ये गुड इन फर्टिलिटी है, तो यू कैन सी दैट इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स जो है, यहां पे क्या होगा, द ह्यूमन हैबिटेशन विल स्टार्ट ग्रोइंग द क्रॉप्स एंड ऑल। आप देखो जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो,
चाहे नाइल वाला हो, इजिप्ट वाला, ठीक है। यू सी ऑल आर जनरली मतलब गेट यू नो व्हाट ग्रोन अप नियर द रिवर्स, बिकॉज रिवर्स आर द लाइफ लाइन। पानी चाहिए ना यार सर्वाइवल के लिए, सीधी सी बात है। तो आप देखो इंडस की वजह से हो रहा है। और जो ये जो गैंजेटिक प्लेन्स में इतनी आबादी है, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ अवर उत्तर प्रदेश, बिहार पार्ट, बंगाल पार्ट, बिकॉज दीज आर वेरी फर्टाइल एरियाज। सो द लैंड कैपेसिटी और द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दीज लैंड्स आर वेरी हाई। तो ये ज्यादा पॉपुलेशन को वो कैरी कर सकते हैं, दे कैन सपोर्ट मोर पॉपुलेशन। अब बुंदेलखंड का रीजन जो हो गया, विदर्भ का रीजन हो गया, वहां इतना सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट फर्टाइल लैंड। ओके, सो जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वहां पे क्या है? एलुवियल सॉइल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एलुवियल सॉइल वी ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, wheat, मेज, इवन ग्राम, ठीक है। सो इस तरीके के जो मेजर सीरियल क्रॉप्स हैं, ओके, वी ग्रो, एंड दैट इज द स्टेपल फूड ऑफ दीज एरियाज। तो इस वजह से यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है, इस वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है। भाई यहाँ पे खाने के लिए चीजें ज्यादा होंगी, रिसोर्सेज होंगे, वहां अपने आप जनता पनप जाएगी। वाई? बिकॉज वहां पे कंडीसिव इन्वायरमेंट है। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस, आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ऑल दीज थिंग्स लेड टू हाई पॉपुलेशन। सो यू आर सीइंग कि कैसे लिंक्ड है चीजें। नाउ अगर आप देखो जो ईस्टर्न यूपी है, इट इज व्हाट? एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। थोड़ी राइटिंग का इशू आ रहा होगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। सेम गोज विद द बिहार, जो ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, ठीक है। सो क्यों है? अब आपको देखो ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप समझ जाओ कि भाई रॉक्स की वजह से सॉइल बनी, सॉइल की वजह से हम देखा कि कौन सी सॉइल बनी, उसकी कितनी फर्टिलिटी है, उसकी वजह से कौन सी क्रॉप्स हो रही हैं। तो इट इज ऑल एवरीथिंग इज लिंक्ड। अगर आप एक चीज समझ गए, उसका कॉज एंड इफेक्ट दूसरा है, उसका ही तीसरा है, चौथा है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि सॉइल कौन सी है, प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, तो यू कैन गिव द आंसर ऑफ व्हाट इज द क्रॉप देयर, ठीक है, किस तरीके की क्रॉप्स वहां पैदा होंगी। तो रटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर फंडामेंटल्स इफ यू अंडरस्टैंड ऑफ ज्योग्राफी, देन यू डोंट नीड टू मग अप मच, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें तो हर सब्जेक्ट में याद करनी पड़ती है, बट मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस इंडो गैंजेटिक प्लेन का केस, कैसे वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कैसे। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, सेटलमेंट पैटर्न्स, डेमोग्राफी हो गई, अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है ना। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंटरलिंकेजेस। इफ यू सी द नेक्स्ट, इफ आई हैव टू, इसी चीज को अगर मैं दूसरे के एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, इफ यू सी द केस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। यहां पे पेरेंट रॉक कौन सा है? पेरेंट रॉक इज बसाल्टिक, ठीक है, बसाल्टिक है। जब हॉट लावा, मेल्टन लावा मतलब बाहर आया, ठीक है, व्हेन इट वाज, जब इंडियन प्लेट जो थी हमारी, इंडियन प्लेट वाज मूविंग अपसाइड, ठीक है, यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो देयर वाज अ रीयूनियन हॉटस्पॉट। सो ड्यू टू दिस रीयूनियन हॉटस्पॉट, उसमें से हॉट मोल्टन लावा निकल रहा है। हॉटस्पॉट्स में जनरली लगातार निकलता रहता है। सो एज अवर प्लेट मूव्ड ऑन टू दैट, सो जो मोल्टन लावा था, दैट गेट स्प्रेडेड, फ्लड लाइक स्प्रेड, इसीलिए इसको फ्लड लाइक बोलते हैं। तो इट गेट स्प्रेड इनटू दिस डेक्कन महाराष्ट्र वाला प्लेटो जो है, वहां पे स्प्रेड हो गया। सो दैट लेड टू बसाल्टिक रॉक्स। सो दिस इज अ पेरेंट रॉक ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। सो इसमें जब इस रॉक का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब वेदरिंग हुई, ओके, ये सब एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के, वेदरिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, एवरीथिंग। वेदरिंग, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, व्हाट इज वेदरिंग? इट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। सीधी सी बात है,
डिसइंटीग्रेशन, बड़े पत्थरों को टूटते चले जाएंगे छोटे छोटे। डिफरेंट तरीके की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, विल सी आफ्टरवर्ड्स कि कैसे वो टूटते हैं। तो बसाल्टिक रॉक्स गॉट वेदर्ड, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, और इसको हम और भी कुछ बोलते हैं विच इज रेगो सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ अवर इंडिया। इट इज अबाउट 16%, लगभग 16% है टोटल एरिया की, समझ रहे हो आप। तो जो उसका स्प्रेड है, हमारे जो इंडियन सब सरफेस है पूरी, तो उसमें करीब 16% जो है मिट्टी काली मिट्टी है, ठीक है। ब्लैकिश ग्रेइश भी होती है थोड़ी सी है, ठीक है। वाई दिस इज कॉल्ड, थोड़ा ब्लैक कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ टाइटेनियम फेरस एक केमिकल कंपोजिशन में बता रहा हूं, आयरन इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। टाइटेनियम फेरस की वजह से ये ब्लैक कलर ले लेती है, ठीक है। एनीवेज वो उसमें नहीं जाना है, ठीक है। सो दैट इज ब्लैक सॉइल। अब चूंकि ब्लैक सॉइल है, दैट इज गुड फॉर कॉटन, शुगर केन, ठीक है, स्पेशली कॉटन। तो आप देखो कि वहां पे सबसे ज्यादा जो कॉटन की जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहां पे पाई जाती हैं, इन द महाराष्ट्र, गुजरात बेल्ट। इवन जो हमारी सबसे पहली फैक्ट्रीज लगी थी सूरत, मुंबई, उस तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई थी, दैट वाज ऑफ कॉटन। व्हाई? बिकॉज कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट थी वो, कॉटन वहां पे बहुत प्रोड्यूस होता था, तो रॉ मटेरियल इज देयर, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके की इंडस्ट्री आएंगी। अब यूपी में क्यों नहीं आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है? क्योंकि कॉटन है ही नहीं वहां पे। यूपी में आपको कौन सी मिलेंगी? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जैसे राइस इंडस्ट्री, फ्लोर इंडस्ट्रीज मिलेंगी आटे वाली, ठीक है। क्यों मिलेंगी? क्योंकि वहां पे फूड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे आपको कैश क्रॉप्स मिलती हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया। सो दिस लेड टू दिस। ना इसी वजह से वहां पे ह्यूमन हैबिटेशंस कैसे होंगे, ह्यूमन हैबिटेशंस, इकोनॉमी ऑफ दैट प्लेस, इकोनॉमी ऑफ द रीजन, ठीक है। सो यू सी हाउ थिंग्स हैव बीन इंटीग्रेटेड, कि कौन से रॉक्स हैं, फिर कौन सी मिट्टी बनी, उस मिट्टी से कौन सी क्रॉप्स बनी, उसकी वजह से कौन सी मतलब किस तरीके की इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, इज इट कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, किस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। वहां पे संपन्नता है या गरीबी है। अब देखो जहां पे कैश क्रॉप्स मिलेंगी या हॉर्टिकल्चर मिलेगा, वहां पे थोड़ी सी ज्यादा, क्यों? क्योंकि रिम्यूनरेशन ऑफ दोस क्रॉप्स इज हाई विज़ सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। दैट्स व्हाई जनरली सीरियल क्रॉप्स वगैरह में आप देखोगे एमएसपी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज द फार्मर्स, दे से दैट वी आर गिविंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि दैट इससे कम तो आपको मार्केट में नहीं बेचना है, इतना तो प्राइस में हम ही खरीद लेंगे, मंडियां खरीद लेंगी जो एपीएमसी मंडी वगैरह है, ठीक है। ऑल दो एक अलग इशू है कि उसकी लीगल गारंटी है कि नहीं, बट दिस इज देयर, ओके। सो दिस वाज दिस, okay, we have seen, okay, this might not be visible clearly, but ultimately I have shown you this branches of geography: climatology, geomorphology, biogeography, soil geography, okay, anthropology, social geography, cultural geography, population geography, which we have seen how it is integrated. Okay, so this is structure of earth, we'll later on come to this. Okay. Now you understand what geography is all about, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आया होगा कि ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे। सिर्फ फिजिकल नहीं, हमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, कैसे इंटरलिंक्ड है। अगर आपने फिजिकल स्ट्रॉन्ग कर ली अपनी, देन ट्रस्ट मी आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि नाउ यू नो अर्बनाइजेशन क्यों कहाँ पे ज्यादा है, ट्राइब्स के बारे में आप जल्दी समझ पाओगे, कौन सी चीज कहाँ पे कौन रहता है, ठीक है। सॉइल ज्योग्राफी आपने अगर समझ ली तो आप क्रॉपिंग पैटर्न्स, उसकी वजह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड ऑल, वो सब अच्छे से समझ पाओगे, ओके। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह में पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ना कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे आपको, जैसे बॉम्बे हाई, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट के पास, वहां पे आपको मिल जाएगा पेट्रोलियम रिसोर्सेज, ओके। सो नाउ विल कम टू वन टॉपिक टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट। मतलब ज्योग्राफी को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूं, विच इज जेट स्ट्रीम, ओके। बड़ा अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, ठीक है, ओके। ओके, जेट स्ट्रीम, ठीक है, ओके। व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? अगर मैं बोलूं इसको,
नाम में क्या रहेगा? जेट। जेट जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना प्लेन्स, जेट, एयर जेट्स, तो जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको अगर सुनते ही आ रहा हो जेट, ऊपर की तरफ जेट्स चलते हैं ना, तो इट इज अ अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स। तो भैया पहली चीज तो क्लियर हो गई कि ये नीचे नहीं तो नहीं बहती है, ये अर्थ में ऊपर की तरफ कहीं बहती है। कहां बहती है? अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स। तो मतलब अगर आप समझो ये आपकी अर्थ की सरफेस है, ये क्रस्ट है, और ये आपका लेट से एटमॉस्फेयर है, ये इज ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, तो इट ब्लोज नियर बाई दिस, ठीक है ना, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स है, ठीक है। आपको पता है ना कि ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर, इसकी जो हाइट है दैट इज वेरिएबल, दैट इज नॉट फिक्स्ड। करीब करीब 18 किलोमीटर है आपकी इक्वेटर के पास, ठीक है, एंड आपकी करीब करीब पोल्स पे क्या है? 8 किलोमीटर। वाई इज इट सो? बिकॉज इक्वेटर के पास ज्यादा इंसुलेशन है, ज्यादा इंसुलेशन की वजह से क्या है? लो प्रेशर है, विंड्स विल राइज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स, कन्वेक्शन होगा, विंड्स बहुत ऊपर जाएंगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर उस टेम्परेचर को लूज करने के लिए, हवाओं को ठंडा होने के लिए ज्यादा हाइट तक जाना पड़ रहा है, ठीक है, विद पोल्स। यहाँ पे 8 किलोमीटर में ही उतना ठंडा हो जाता है, देन सिंक करने लगती है, बट यहाँ 18 किलोमीटर उठना पड़ रहा है हवा को, तो इसीलिए जो लिड है हमारी ट्रोपोस्फेयर की, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। एवरेज हाइट आप 10-12 किलोमीटर मान सकते हो, ठीक है। ओके, इट इज द अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, नंबर 1। नंबर 2 इज इट meanders, या मेंडरिंग एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। तो इट डज नॉट मूव इन अ लीनियर वे, इट गोज लाइक दिस, ठीक है, साइन वेव की तरह। तो इसका क्रेस्ट होगा एक, इसका एक ट्रफ होगा, ठीक है, एक क्रस्ट होगा, एक ट्रफ होगा। इट इज अ जियोस्ट्रॉफिक विंड। नाउ व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक? देखो हवाएं तो, विंड तो समझ में आता है, बट व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक? तो जियोस्ट्रॉफिक एक पर्टिकुलर टाइप की विंड होती है, उसमें क्या होता है, जैसे कि यू नो दैट, इज इट विजिबल ना, दीज आर लेट्स से प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। प्रेशर अगर बहुत क्लोज है तो बहुत इंटेंसली डिफरेंस है, ग्रेडियंट ज्यादा है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे करीब 500 में मिली बार का प्रेशर है, और लेट्स से यहाँ पे 480 है, ठीक है। सो विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपल साइंस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सब बचपन में पढ़ा है ना। हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी की तरफ चीजें मूव करती हैं, तो विंड्स विल ब्लो लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाएंगे। इज इट विजिबल? ठीक है, तो मैं लंबी कर रहा हूं थोड़ी लाइन, ठीक है। सो व्हेन विंड्स आर मूविंग लाइक दिस, नाउ देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। इट टॉक्स अबाउट कि दैट एनी मूवमेंट ऑफ विंड या एनी विंड विच इज मूविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल टर्न टुवर्ड्स इट राइट, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, उसकी मिरर इमेज। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? छोटा सा अगर मैं आपको समझाऊं, आप कहोगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है? रटना कुछ नहीं है, सब समझना है। देखो, एक गेंद है, ठीक है, वो एक गेंद घूम रही है, लेट्स से, ओके, समथिंग इज रोटेटिंग। हमारी जो अर्थ है दैट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूमती है, ठीक है। कोई चीज अगर नीचे घूम रही है, उस पर आप ऊपर से एक पानी की एक वो धार छोड़ो, मतलब ऊपर से कुछ हल्का सा पानी गिराओ, कुछ थोड़ी सी बूंदे गिराओ, व्हाट विल हैपन? क्या वो लाइन बिल्कुल सीधी तरफ जाएगी? कैसा होगा? सीधी जा रही होगी, लेकिन चूंकि गेंद घूम रही है तो वो ऐसा लगेगा कि इट इज गेटिंग टर्निंग, वो तो सीधी ही जा रही है, बट इट विल लुक अपेरेंटली दैट इट इज टर्निंग टुवर्ड्स राइट। आप चेक करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट, कुछ रोटेट करो नीचे, है ना, और ऊपर से पानी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घुमाना एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन लीव इट, तो आप ऊपर देखोगे तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, क्योंकि वो ऐसा लगेगा इधर घूम गई, ओके। सो दैट इज व्हाई इट अपीयर्स दैट विंड्स आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स राइट। ये ऐसे भाग जाएंगी एकदम से, ये चलते चलते ये हो गई, ये, ठीक है। सो व्हेन द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, सो इट इज टर्निंग टुवर्ड्स दिस, थोड़ा थोड़ा टर्न हो रही है, और जो विंड बिल्कुल
जो आइसोबार्स हैं, दीज आर आइसोबार्स, लाइन ज्वाइनिंग द सेम प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है। तो जो लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी आइसोबार के, पैरेलल हो गई ना, जैसे मान लो दिख रहा है ना आपको, ये लाइंस हैं और ये विंड जा रही थी, ये इसके ऐसे पैरेलल हो गई, ओके। सो नाउ द विंड विच इज पैरेलल टू दोज आइसोबार्स, दैट इज सेड टू बी अ जियोस्ट्रॉफिक विंड। सो जेट स्ट्रीम्स क्या है? जेट स्ट्रीम्स आर आल्सो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, मतलब दीज आर वेरी हाई विंड्स, तो ये चलते चलते ऊपर जाके बिल्कुल पैरेलल बहती हैं उसके, ठीक है। ओके, सो जेट स्ट्रीम्स क्या क्या सीखा हमने? ये एक अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, ठीक है, जियोस्ट्रॉफिक है एंड मिएंडरिंग है इसमें। अच्छा, मिएंडर क्यों करती है? वाइट मिएंडर्स लाइक दिस, साइन वेव की तरह क्यों चलती है, नॉट लीनियरली? देखो ये अर्थ है, अरे पूरा हट गया, 1 सेकेंड, चलो एनीवेज, दिस इज अर्थ, ओके। सो अब विंड एक तरीके से इसके ही तो चारों तरफ घूम रही है ना, आप समझो, पृथ्वी तो गोल है ना, तो अगर विंड घूम रही है उसको एनसर्किल कर रही है ना, इट इज एनसर्कलिंग द होल अर्थ, ठीक है। तो समथिंग विच इज ऑफ लार्ज स्केल इज मूविंग ऑलमोस्ट इन अ सर्कुलर मोशन, तो क्या होगा, इट इज एट अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। थोड़ी सी फिजिक्स अगर आप समझो, हल्की सी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर इफ समथिंग इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड द फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर विल पुल इट अवे, मतलब वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जो वेव है वो अंदर की तरफ जाएगी, फिर एकदम से उसको बैलेंस करने के लिए इट विल डी एक्सेलरेट, एक्सेलेरेशन होगा सेंटर की तरफ एंड इट विल डी एक्सेलरेट बाहर की तरफ। सो ड्यू टू दैट इट गेट दिस शेप meandering, बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ घुस रही है, फिर एकदम से उसको बैलेंस करने के लिए बाहर भाग रही है, तो दैट इज व्हाई दिस स्थिति, ये स्थिति बन जाती है ट्रफ एंड थ्रस्ट की, ओके। ईच एंड एवरी वर्ड यू शुड अंडरस्टैंड। सो यू अंडरस्टैंड जियोस्ट्रॉफिक विंड है, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, इट meanders वेरी हाई वेलोसिटी, लगभग अगर मैं बोलूं ऐसे तो 120-150 किलोमीटर पर आवर से लेकर के इट इज समवेयर अराउंड 800 किलोमीटर पर आवर्स, 150 से 800, मतलब एवरेज 400-500 की स्पीड से चलती हैं। उसकी कोर में सबसे ज्यादा, जो उसका कोर होगा सबसे ज्यादा स्पीड वहां पे होगी, ठीक है। सो व्हाई इट इज वेरी हाई स्पीड? बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है ना, कोई बहुत, ग्रेविटी भी कम वर्क कर रही है, फ्रिक्शन भी ऊपर चूंकि बह रही है बहुत कम वर्क कर रही है, जो लैंड के ऑब्स्टिकल्स हैं दैट इज नॉट कोई हर्डल नहीं क्रिएट कर रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग वेरी हाई स्पीड, ओके। तो ये 4-5 चीजें हमें जेट स्ट्रीम के बारे में पता लगी। तो कैन वी मेक अ डेफिनेशन ऑफ जेट स्ट्रीम? दैट व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम्स आर अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स which blow just near the just below the troposphere at a very high speed, okay. It is a geostrophic wind which is having a very high velocity, ठीक है। all these things are clear, okay. now how does this jet streams get produced, मतलब बनती कैसे हैं, क्यों ही चल रही है ये हवाएं? तो इसके लिए जो आपने एक देयर इज अ ट्राई मेरिडोनल, ओके, मॉडल ऑफ ट्राई मेरिडोनल मॉडल है, जो विच टॉक्स अबाउट 3 cells, हेडले, फेरल एंड पोलर। देयर आर 3 cells, ओके, विच वील रीड, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, विल रीड एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। सो दीज थिंग्स आर, तो अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, दिस इज लेट्स से इक्वेटर 0 डिग्री, ओके। ओके, it is 30 degree, it is 60 degree, it is 90 degree something, okay. यहाँ से हवाएं उठती हैं and it will get sink,
ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा जो एयर सर्कुलेशन कैसे होता है। फिर यहां से उठेंगी एंड विल गेट सिंक। सिंपल, यहाँ पे इंसुलेशन जाता है, कन्वेक्शनल करंट्स होंगे, हवा उठेंगी, देन इट विल गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू कोरियल्स फोर्स। दोनों तरफ से, एक तरफ की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो इट विल गेट सब ऐसा नहीं एकदम से नीचे, झट से नीचे आ जाएंगी, वो धीरे 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 सिंक डाउन, ठीक है। तो नियर 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट बन जाएगी हमारी, विच इज हाई प्रेशर बेल्ट, बिकॉज यहाँ पे हवाएं सिंक कर रही है। अब चूंकि ये हाई प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पे रिलेटिवली लो प्रेशर बेल्ट है, तो अगेन हवाएं उठेंगी एंड इट विल गो डाउन, ठीक है। सेम गोज विद द केस। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेडले सेल। बस नाम है, शायद जिन्होंने डिस्कवर किया था उनके नाम पे दे दिया। ये फेरल है और ये पोल्स वाला है, इसलिए पोलर सेल है। अब देखो, आप एक चीज देखो, ये जो जगह है, ये दिस एंड दिस, ओके, देयर इज अ टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, ओके, समझ रहे हो। जब दो लेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा तो वहां पे एक तरीके का एयर मास क्रिएट होगा। सो दैट इज सेड टू बी, ओके, दैट इज अ जेट स्ट्रीम। यही इसकी वजह से देयर इज अ ओरिजिन ऑफ जेट स्ट्रीम, समझे, ये भी एक जेट स्ट्रीम है। इसीलिए दो ही प्रोमिनेंट जेट स्ट्रीम है, विच इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, okay, and another is polar jet stream. These two are the prominent jet streams, okay. उसके अलावा भी हैं छोटी मोटी, बट जो मेजर जेट स्ट्रीम्स हैं यू कैन सी, बिकॉज देयर आर ओनली 3 सेल्स। इसमें पूरा हमारी धरती कवर हो गई है और दो ही ऐसे जंक्शन है, दो ही इस तरीके के वो मिल रहे हैं ना आपको, यू कैन सी, दो ही आपको वो मिल रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये एक्चुअली इरेज हो गया, you understood ना। There are two thermal contrast near 30 degree and there 60 degree. So that's why subtropical pressure belt, वहां पे एक subtropical jet stream बनेगी and polar jet stream बनेगी, okay? So let's move to our, okay, now you see it is the upper tropospheric winds embedded in the westerlies. Yes, देखो ये वेस्टर्लीज ऊपर की तरफ वेस्टर्लीज ब्लो कर रही है, हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करेंगी, नॉट वाइस वर्सा ऑन होल ग्लोब, बिकॉज अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, उसी तरफ ऊपर वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसको एनसर्कल कर रही है पूरी अर्थ को, ओके। इट इज एनसर्कलिंग होल अर्थ। इट इज एम्बेडेड इन द वेस्टर्लीज, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स मीएंडर करती है। इट इज ड्यू टू द थर्मल कॉन्ट्रास्ट। आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड ना थर्मल कॉन्ट्रास्ट कैसे, हेडले सेल और फेरल सेल के बीच में, फेरल सेल एंड पोलर सेल के बीच में एक थर्मल कॉन्ट्रास्ट है, तो वहां पे इसकी उत्पत्ति होती है, जेनेसिस होती है। एंड दिस इज वेरी फास्ट विंड्स एज वी हैव डिस्कस्ड, ओके ओके। नाउ अब जेट स्ट्रीम, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हो तो क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है हमारे इंडिया पे या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे या मानसून पे, व्हाटएवर, ठीक है। इसी डायमेंशन में ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। दे कैन डायरेक्टली आस्क यू, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स पे पूछा था, फ्योर्ड्स पूछ दिया था। सो दे आस्क सम 10 नंबर में या 15 नंबर में GS1 में दे कैन आस्क व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, discuss its association with Indian monsoon, or what do you understand by jet stream, discuss the weather conditions associated with this, ठीक है। तो अब जेट स्ट्रीम आप समझ गए, उसकी वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, meandering है। अच्छा, रॉसबी वेव्स क्या है, रॉसबी मतलब एक 1940s में वर्ल्ड वार के टाइम ये जो वेव्स हैं डिस्कवर हुई थी। कैसे, जब जेट्स, कोई फाइटर जेट लेके जा रहा था, उसको एक या तो एकदम से पुश मिलेगा अगर वो उसी फ्लो में जा रहा है जेट स्ट्रीम के, या फिर रुकावट मिलेगी, उसका प्लेन ही नहीं बढ़ रहा, वहीं पे रुका हुआ है, तो वो देन देयर इज अ डिस्कवरी कि कोई कंटिन्यूअस बहुत तेज हवा का फ्लो ऊपर चल रहा है, ओके। इसीलिए इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। अभी क्या करते हैं लोग, फ्यूल बचाने के लिए उसी दिशा में अपने प्लेन को जाकर सेट कर देते हैं। नाउ देयर इज अ थ्रस्ट ऑफ दैट जेट स्ट्रीम एंड इट इज कीपिंग यू वो उसको चला रही है, ठीक है। तो रॉसबी एक इंसान थे, उनके नाम पे रॉसबी वेव्स पड़ी, कि जो मेंडरिंग पार्ट है that is called as Rossby waves. Crest and trough as large scale motion having circular part have tendency to, I have explained that ना, the bed is meandering, okay। अच्छा हाँ, इसकी लेंथ बहुत होती है, बिकॉज अगेन क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, बहुत लंबी लंबी पूरी, इट इज लाइक जो जैसे समुद्र के अंदर एक रिवर की तरह पूरी बह रही है,
जैसे समुद्र है बहुत बड़ा, उसमें एक रिवर बह रही है पूरी, सिमिलरली एक स्ट्रीम ऑफ एयर है जो बहुत कंटिन्यूसली बह रही है, 1600 से 3200 किलोमीटर की लेंथ है एंड 2-3 किलोमीटर की डेप्थ है, समझ रहे हो, एक पूरा चंक ऑफ एयर इज ब्लोइंग, ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ पोलर फ्रंट, यू कैन सी, ओके, नियर 60 डिग्री के अराउंड। ये देखो यहाँ पे, ये हो गई आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, दिस इज एनसर्कल कर रही है पूरा, ऐसे ये भी, ठीक है, इट इज एनसर्कलिंग द होल अर्थ, ओके। नाउ एज वी हैव डिस्कस द टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम्स, ओके, टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम्स क्या है, पोलर जेट स्ट्रीम है, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। नाउ दिस इज अ हेडली सेल, दिस इज फेरल सेल एंड दिस इज पोलर सेल, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, देयर इज अ टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट एंड दैट लेड टू द जेनेसिस ऑफ दिस सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। जब भी कोई कॉन्ट्रास्टिंग चीज होगी वहां पे हवा पैदा होगी, ठीक है। सेम गोज विद दिस, यहां पे भी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है तो पोलर जेट स्ट्रीम हमें मिलती है, ठीक है। अब ऐसे ही अफ्रीका जो है, अगर आप देखो, यहां हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, चोंच की तरह निकला हुआ है, सोमालिया, जिबूती, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सोमालियन, यहाँ पे क्या है, एक जेट स्ट्रीम होती है, इसको बोलते हैं हम लोग फाइन लेटर जेट स्ट्रीम, इसको सोमाली जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है। क्यों, जो अफ्रीकन हाईलैंड प्लेटोज हैं, जो अफ्रीकन हाईलैंड प्लेटोज हैं, और जो मोजाम्बिक, यहाँ पे मोजाम्बिक प्लेटो है, मोजाम्बिक चैनल में यहाँ पे गर्म हवाएं, यहाँ पे ठंडी हवाएं, बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड। सो ये जो ग्रेडियंट बन गया, इसकी वजह से एक छोटी सी जेट स्ट्रीम बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइन लेटर जेट स्ट्रीम। इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अवर मॉनसून, ठीक है, इट इंटेंसिफाइज, इट स्ट्रेंथन्स अवर मॉनसून, सो ये फाइन लेटर जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। एक पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स भी होती हैं, क्या होती हैं, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स। होता क्या है जनरली ठंड के टाइम पे, स्पेशली इन विंटर्स व्हेन द क्लियर स्काईज वर देयर, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप्स बहुत ज्यादा, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर ड्रॉप्स, तो जो लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे बहुत ठंडा है, और जो हमारा ट्रोपोस्फेयर वाली जगह है वहां पे गर्म है थोड़ा सा, तो ये ऊपर लेवल पे एक कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, तो वहां पे एक पोलर नाइट जेट्स क्रिएट हो जाती हैं, एंड दैट इंपैक्ट्स द रीजन ऑफ कनाडा, साइबेरियन रीजन, ओके, उसकी वजह से इंपैक्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, फाइन लेटर एंड पोलर नाइट्स। सो यही मेजर आपके टाइप्स हैं जेट स्ट्रीम्स के। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ इंपैक्ट्स, ठीक है, तो इंपैक्ट अब हम देखेंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म एंड द रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ओके। इंडियन मॉनसून को कैसे इंपैक्ट करती है, तो अल्टीमेटली जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, ट्राई टू इंटरलिंक उसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब वो कैसे इंपैक्ट कर रही है हमारे मॉनसून को। जैसे हम लोग एल नीनो पढ़ रहे हैं, लानीना पढ़ रहे हैं, मोडोकी फिनोमेना पढ़ रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग एनीथिंग, हाउ इट इज इंपैक्टिंग आवर इंडियन मॉनसून, इंडियन एग्रीकल्चर, बिकॉज यूपीएससी आस्क सच क्वेश्चंस, ओके। नाउ आपने अगर नाम सुना हो एक एसईजेड, एसईजे मतलब सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स, ये सब सुना है ना। अगर आपने इंडियन मॉनसून पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, कि तिब्बतियन प्लेटो के ऊपर एक सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट होती है जो घूम करके, ठीक है, मोजाम्बिक पे आके मैस्करीन साई पे गिरती है, एंड दैट इंपैक्ट्स अवर इंडियन मॉनसून। खैर एनीवेज, सो द बर्स्ट ऑफ इंडियन मॉनसून डिपेंड्स अपॉन द अपर एयर सर्कुलेशन व्हिच इज डोमिनेटेड बाय सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। अब देखो, अगर ये आपका इंडिया है, अगर डायग्राम इसमें हो तो मैं आपको दिखाऊं, ओके। ओके, सो ये जो हमारा तिब्बतन प्लेटो है ना, ये थोड़ा सा स्केल पे सही से नहीं बना है, ये सिक्किम हो गया, इधर निकल गया, ठीक है। तो ये तिब्बतन प्लेटो जो है, और ये जो हमारी जेट स्ट्रीम ऐसे बह रही है, ठीक है, जेट स्ट्रीम मेंडर कर रही है, तो जो सब यहां से ब्रेक होती है तिब्बतन प्लेटो से यहाँ टकरा के, इट गेट्स बाइफरकेटेड, ओके, ऐसे,
तो ये वाली जो स्ट्रीम है, बिकॉज यहाँ पे लो प्रेशर है, गर्मियों में क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, सो दिस जेट स्ट्रीम गेट्स दिस साइड, एंड ये आईटीसी जेट भी आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो इट गेट्स यहाँ पे जाके गिरती है, इसको बोलते हैं मैस्करीन्स हाई, क्योंकि हाई प्रेशर हो गया बिकॉज एयर इज सिंकिंग एयर, तो अपने आप को डिसिपेट करते 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 यहाँ पे आ पाती है। सो दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कि किस जगह पे बारिश होगी, ये आईटी जेट को बड़ा नेविगेट करती है, बहुत सी चीज़ों में इम्पैक्ट करती है। सो दिस सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स डिटरमाइंस द आउटबर्स्ट ऑफ अवर मॉनसून एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मॉनसून, किस जगह पे क्या आएगा, ठीक है। ओके, सो so it is dominated by this subtropical jet streams. The southwest monsoon, इंडिया का जो मॉनसून है दैट इज व्हाट साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। साउथ वेस्ट मॉनसून इज रिलेटेड टू द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स, ओके, विच वी हैव डिस्कस्ड अभी, ठीक है। इट ब्लोज बिटवीन 8 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, इट गेट्स मीएंडर, और ठंड में क्या होगी, इट विल कम डाउन, गर्मियों में इट विल गो अप। तो जैसे जैसे इसका मतलब जाना शुरू होता है, तो वी अंडरस्टैंड दैट इंडियन मॉनसून इज कमिंग, द बर्स्ट ऑफ इंडियन मॉनसून इज कमिंग। सो द रिमूवल ऑफ द जेट स्ट्रीम ऊपर से हटना शुरू हुई, हमें पता लग जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल अनाउंस दैट मॉनसून इज अराइविंग, ओके। So the burst of monsoons depend upon the upper air circulation, which is dominated by subtropical jet streams. Okay. The southwest monsoon coming in India is related to tropical easterly jet stream. It blows between this to this. Okay. I think that is a repeated point. Okay. So you understand how it is impacting. और भी चीजें और भी impact करती है. How it impacts cyclone. ठीक है. और दिशा कैसे चेंज करती है, ITCZ को कैसे impact करती है. So you understand there is a link. There is an association between ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स एंड इंडियन मॉनसून। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेट स्ट्रीम, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड हाउ इट इंपैक्ट्स इंडियन मॉनसून, तो कैन वी राइट एन आंसर, 200-250 वर्ड का आंसर लिख सकते हैं ना, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट जेट स्ट्रीम, ओके। सो टुडे वी आर एंडिंग आवर डिस्कशन ऑन दिस ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्या है। सो आई फाउंड दिस वेरी ब्यूटिफुल कोटेशन, so you should read it. Geography is more than just maps and mountains. जनरली हम लोग को क्या लगता है, ज्योग्राफी सोचते ही दिमाग में क्या आता है, वर्ल्ड की कैपिटल्स क्या होंगी, माउंटेन कहाँ पे होंगे, रिवर्स कहाँ पे होंगे. इट इज मोर देन दैट. इट्स बेसिकली द स्टोरी ऑफ लाइफ, यू नो, stitched together by the land, seas and skies, mapping the world we live in and the journey we take. Okay, this is basically encapsulating the whole idea of what geography is all about. Basically it is also talking about man nature relationship. Geography is not just about the physical characteristics की maps कहाँ हैं, mountains कहाँ हैं, rivers कहाँ हैं. It is basically सब कुछ, land, seas, skies, how it is shaping our world, our environment and the journeys we take. Okay, so it is a basically integrated science. Everything is being impacted by our geography. So thank you for today. Let's meet in the next session. Thank you.